सो गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइपोथैलेमस को और वो अजान आ गई थी। सो आई टुक अ नमाज ब्रेक। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने स्ट्रक्चर को। हम हाइपोथैलेमस के रिलेशंस को डिस्कस कर रहे थे। सो वापस आ जाते हैं हाइपोथैलेमस पे। एक सेकेंड, ये आ गए हम हाइपोथैलेमस पे। ठीक, तो मैंने आपको हाइपोथैलेमस के रिलेशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम एक अदद देखते हैं कि इन्फीरियर एस्पेक्ट पे ये हमारे पास हाइपोथैलेमस किससे कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये हाइपोथैलेमस जो था उसका मैंने आपको बताया था कि इन्फीरियरली इट इज़ कंटिन्यूड with the part of the midbrain called as tuber cinereum, with the part of midbrain called as tuber cinereum। ठीक है, ये जो आपको जो पार्ट नज़र आ रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? ट्यूबर सिनेरियम। इजीली हो रहा नज़र? हाँ, ओके, बिल्कुल कंफर्म जन्नती। अगर मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, लेट्स से, वेट अ व्हाइल। सो गाइज यू कैन सी हेयर कि जैसे मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा रहा था और वो मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया अच्छे से। तो ये जो पार्ट है ये हमारे पास कहलाता है ट्यूबर सिनेरियम। ये जो स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ट्यूबर सिनेरियम। ठीक है, ये पार्ट ऑफ मिड ब्रेन इज कॉल्ड एज ट्यूबर सिनेरियम। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है। अब इसका ये जो आपको प्रोमिनेंट पार्ट नज़र आ रहा है, जो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट। ये जो पार्ट थोड़ा सा जो प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है, ये जो फ्रंट का जो पार्ट था जो कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मीडियन एमिनेंस। ट्यूबर सिनेरियम था, ट्यूबर सिनेरियम का भी जो फ्रंट वाला जो पार्ट था जो कि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहा था, उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कह दिया मीडियन एमिनेंस। ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कराऊँ, ठीक है, तो आपको वापस हम देखते हैं। ये एरो पे आप देखें, एरो पे आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो एरो है, ठीक है, ये जो फ्रंट वाला जो पार्ट है, ठीक है, ट्यूबर सिनेरियम का जो फ्रंट वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या कहलाता है? मीडियन एमिनेंस। ट्यूबर सिनेरियम का फ्रंट वाला पार्ट क्या कहलाता है? मीडियन एमिनेंस। और इसी ट्यूबर सिनेरियम के ऊपर आपको एक बॉडी सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। लेट मी ड्रॉ। तो गाइज हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइपोथैलेमिक के रिलेशंस को कि जब वो इन्फीरियरली जाता है तो कैसे कंटिन्यू होता है। एंड उस टाइम पे अजान आ गई थी, सो आई स्टॉप्ड इट। तो मैं आपको दिखा रहा था कि, तो गाइज़ मैं आपको दिखा रहा था कि इन्फीरियरली जो है वो हाइपोथैलेमस जो है, एक जगह तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमस कंटिन्यू हो जाता है एज इन्फंडिबुलम। ठीक है, और फिर वो इन्फंडिबुलम जो होता है वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हमारे पास हाइपोथैलेमस जो है वो नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाता है दो चीज़ों के साथ। एक तो ये हमारे पास कंटिन्यू होता है इन्फंडिबुलम के तौर पे, और वो फिर इन्फंडिबुलम जो होता है वो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ चले जाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि ये जो है ये हाइपोथैलेमस कंटिन्यू हो जाता है विद द ऑप्टिक चियाज़म। ठीक है, जो भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑप्टिक क्याज़मा के साथ ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाता है। और ये ऑप्टिक क्याज़मा क्या है? ऑप्टिक क्याज़मा हमारे पास एक जगह है, किसकी? डाइनसेफेलॉन की एक जगह है जहाँ पे हमारे पास ऑप्टिक नर्व्स आके क्रॉस होती हैं। जब हम ऑप्टिक नर्व का कोर्स करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली इस ऑप्टिक नर्व का भी मैंने एक लेक्चर बनाया था, वो डिलीट हो गया था, तो मुझे भी दोबारा भी बनाना है। तो जब ऑप्टिक नर्व का लेक्चर आएगा तो उसमें आपको ये ऑप्टिक क्याज़मेटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपने सिर्फ अभी ये चीज़ याद रखनी है कि ये हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे पास दो चीज़ों के साथ कंटिन्यू होता है। ठीक है, एक ऑप्टिक क्याज़मेटा, दूसरा इन्फंडिबुलम, और फिर इन्फंडिबुलम जो होता है वो हमारे पास नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कंटिन्यू हो जाता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हाइपोथैलेमस इटसेल्फ इन्फीरियरली इट इज़ रिलेटेड विद द ट्यूबर सिनेरियम। इन्फीरियरली ये हमारे पास किसके साथ रिलेटेड है? ट्यूबर सिनेरियम। ठीक है, ट्यूबर सिनेरियम इन्फीरियरली हमारे पास किसके साथ कंटिन्यू है? इन्फीरियरली हाइपोथैलेमस इज कंटिन्यूड विद द हाइपोथैलेमस इन्फीरियरली इट इज़ कंटिन्यूड विद द ट्यूबर सिनेरियम। और ट्यूबर सिनेरियम क्या है? कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ अ मास ऑफ ग्रे मैटर। ट्यूबर सिनेरियम क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ मास ऑफ ग्रे मैटर। व्हाट इज़ ट्यूबर सिनेरियम? ट्यूबर सिनेरियम इज़ नथिंग बट अ मास ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, जिसमें हमारे पास न्यूरोनल सेल्स वगैरह होते हैं। और इसका ये जो आपको एलिवेटेड पोर्शन जो दिख रहा है, ये जिस पे मैंने क्लिक भी किया हुआ है, जो आपको एलिवेटेड पोर्शन जो दिख रहा है, इस एलिवेटेड पोर्शन को जो कि हमारे पास फिर इन्फंडिबुलम के साथ कंटिन्यू है, इसको हम कहते हैं मीडियन एमिनेंस। इसको हम क्या कहते हैं? मीडियन एमिनेंस। ये जो एलिवेटेड पोर्शन है, ये एलिवेटेड पोर्शन जो होता है ये हमारे पास कंटिन्यू होता है विद द इन्फंडिबुलम एंड इट इज़ कॉल्ड एज, ये रहा, हाँ ठीक है। ये जो
आपको एलिवेटेड पोर्शन था ट्यूबर सिनेरियम के ऊपर, वो हमारे पास कहलाता है मीडियन एमिनेंस, और फिर मीडियन एमिनेंस जो होता है वो हमारे पास इन्फंडिबुलम के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि हाइपोथैलेमस इज कंटिन्यूड बिलो विद द tuber cinereum, and tuber cinereum is nothing but it is a mass of gray matter located between the midbrain and the diencephalon। ठीक है, ट्यूबर सिनेरियम कुछ भी नहीं है, बस एक मास ऑफ ग्रे मैटर है जो कि हमारे पास मिड ब्रेन और डाइनसेफेलॉन के लिंक के दरमियान में होता है, और वी कैन से सब थैलेमस एरिया के थोड़ा सा एंटीरियर है, सब थैलेमस एरिया के थोड़ा सा ये एंटीरियर है ट्यूबर सिनेरियम। ठीक है, ट्यूबर सिनेरियम क्या है? कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ मास ऑफ ग्रे मैटर लिंकिंग द मिड ब्रेन एंड डाइनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर्स। जो डाइनसेफेलॉन के स्ट्रक्चर्स हैं उनको आपस में लिंक कर रहा है। ठीक, ट्यूबर सिनेरियम मास ऑफ ग्रे मैटर लिंकिंग मिड ब्रेन विद द डाइनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर्स। ठीक, उसके बाद इट्स एंटीरियर रेस्ड पोर्शन इज कॉल्ड एज मीडियन एमिनेंस। इसका जो एंटीरियर रेस्ड पोर्शन है वो मीडियन एमिनेंस कहलाता है, और वो मीडियन एमिनेंस कंटिन्यू होता है विद द इन्फंडिबुलम। यहाँ तक चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई कि ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा विद द इन्फंडिबुलम, और फिर इन्फंडिबुलम किसके साथ कंटिन्यू है? विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ तक बिल्कुल चीज़ समझ में आ गई। सो गाइज, अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये आप देख सकते हैं, ये रहा एक अदद आपका ट्यूबर सिनेरियम। अगर मैं इसको फोकस करूं, ठीक, तो ये रहा आपका एक अदद ट्यूबर सिनेरियम। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, ये रहा आपका एक अदर ट्यूबर सिनेरियम, ये वाला एरिया जो कि एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन पे आपको दिखेगा। ठीक है, और वो ट्यूबर सिनेरियम इज़ कंटिन्यूड विद द ट्यूबर सिनेरियम। ये हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा किसके साथ? ट्यूबर सिनेरियम का जो एलिवेटेड पोर्शन है, ये जो एलिवेटेड पोर्शन है, ये आप देख सकते हो एलिवेटेड पोर्शन। अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ इसके ऊपर थोड़ा सा, लेट मी ड्रॉ इट। सो गाइज़, आप ये देख सकते हो मैंने पूरा एरिया जो है ट्यूबर सिनेरियम का वो आपको दिखा दिया है, और इसका जो एंटीरियर पार्ट जो है जो कि थोड़ा सा एलिवेटेड है वो हमारे पास मीडियन एमिनेंस है, और मीडियन एमिनेंस हमारे पास नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ कंटिन्यू है। ठीक, ऑन द साइड ऑफ द ट्यूबर सिनेरियम यू कैन फाइंड अ बॉडी लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम कहते हैं मेमिलरी बॉडी। इट इज़ कॉल्ड एज मेमिलरी बॉडी, और ये मेमिलरी बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इन द लिम्बिक सिस्टम। जब हम लिम्बिक सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेमिलरी बॉडी के क्या क्या रोल हैं, लेकिन मेमिलरी बॉडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लिम्बिक सिस्टम, ये आपको याद रखना है। और किस रिलेशन में आती है? ऑन द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ ट्यूबर सिनेरियम। ट्यूबर सिनेरियम का इंटीरियर पार्ट एलिवेटेड है विच इज़ कंटिन्यूड विद द इन्फंडिबुलम, और इन्फंडिबुलम किसके साथ कंटिन्यू है? विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हमें पता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास होता है स्पेनोइड बोन के बीच में। हमारे पास एक फोसा होता था ना, अगर ये स्पेनोइड बोन होती थी तो इसके बीच में एक फोसा होता था। लेट मी शो यू। सो गाइज, यू कैन सी हेयर कि ये रहा हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपको दिख सकता है कि कहाँ पर मौजूद है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ प्रेजेंट इन द डायफ्रैग्मा ऑफ स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन के बीच में हमें पता था एक फोसा होता है, डायफ्रैग्मा जिसको हम कहते थे। ठीक है, अच्छा सा इसका एक और इस फोसे का नाम भी था। ठीक है, आपको ये दिख सकता है बिल्कुल। अब तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह क्लियर हो गया कि ये आपको बिल्कुल दिख सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास कहाँ पर मौजूद है। स्फेनोइड बोन में जो एक फोसा होता है उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, अब इस एरिया में हमारे पास क्या होता है? इस एरिया में हमारे पास एक मेनिंजी होती है जिसको हम कहते हैं डायफ्रैग्मा सेला। डायफ्रैग्मा सेला होता है जो कि क्या है? मेनिंजीज हैं। जब हम मेनिंजीज का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें आएगा कि एक मेनिंजियल लेयर होती है जिसको हम कहते हैं डायफ्रैग्मा सेला, वो इस एरिया को बॉर्डर कर रही होती है। तो ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड को इन बोनी स्ट्रक्चर के साथ अटैच करके रखती है। ठीक है, डायफ्रैग्मा सेला क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ मेनिंजियल लेयर जो कि हमारे पास इसको बॉर्डर करती है। इस जो आपकी स्फेनोइड बोन है इसके अंदर इसको बॉर्डर करके रखती है। ठीक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, इस जो आपका डायफ्रैग्मा सेला जो है, और वी कैन से कि ये जो आपका स्फेनोइड बोन वाला एरिया है इसके अंदर इसको बॉर्डर करके रखती है। और जब हम मेनिंजीज में आएंगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस हम करेंगे कि ये किस तरीके से इसको बॉर्डर करके रखती है। सो गाइज, आप देख सकते हो मैंने मेनिंजीज का स्ट्रक्चर ले ही आया कि ये जितना भी आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है
ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा हमारे पास मेनिंजीज होती हैं। कौन सी लेयर की ये सारा स्ट्रक्चर बनता है, ये हमारे पास ड्यूरल लेयर का स्ट्रक्चर बनता है। जब डिटेल में हम मेनिंजीज डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा तो कि वो किस तरीके से हमारे पास पूरे ब्रेन को है ना, ये सारी लेयर्स जो होती हैं मेनिंजी लेयर्स, वो ब्रेन को सारे ब्रेन को सराउंड करके रखती हैं। उनमें से हमारे पास क्या होता है कि एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ड्यूरल लेयर का ही कुछ पार्ट होता है जो कि एक्सटेंड होता है इन द सेला टुर्सिका। सेला टुर्सिका क्या है, वही फोसा इन द स्पेनोइड बोन। तो वही लेयर जो होती है जब वो हमारे पास इस सेला टुर्सिका के अंदर जाती है तो वो हमारे पास कहलाती है डायफ्रैग्मा सेला। और वो डायफ्रैग्मा सेला क्या करती है, इट हेल्प्स दिस पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टे इन द सेला टुर्सिका ऑफ द स्पेनोइड बोन। ठीक है, ये डायफ्रैग्मा सेला क्या करती है, हेल्प्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टे इन द सेला टुर्सिका ऑफ स्पेनोइड बोन। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। ठीक गाइस, तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलेशंस, और फिर ये बिल्कुल समझ में आ गया कि हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलेशन है, हाइपोथैलेमस का ऑप्टिक चियाज़्मेटा के साथ क्या रिलेशन है। नीचे हाइपोथैलेमस कंटिन्यू होता है विद द ट्यूबर सिनेरियम, और ट्यूबर सिनेरियम के ऊपर हमारे पास क्या लोकेटेड होता है, ट्यूबर सिनेरियम का एंटीरियर पार्ट एक्सटेंडेड होता है और एक्सपेंडेड होता है एंटीरियर एंड, जिसको हम कहते हैं मीडियन एमिनेंस। मीडियन एमिनेंस इज कंटिन्यूड विद द इन्फंडिबुलम, और इसके साइड पे हमारे पास एक अदद मेमिलरी बॉडी भी लोकेटेड होती है। ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से अब डिस्कस कर लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है हाइपोथैलेमस के एंटीरियर एस्पेक्ट पे, उसको हम कहते हैं लेमिना टर्मिनलिस, और वी कैन से एक इसका नाम है लेमिना टर्मिनलिस ही नाम है शायद, आई गेस, लेट मी सर्च इट। और हाँ यस गाइस, ये मेरी एडिट हुई हुई पिक्चर है, उसको हम लेमिना टर्मिनलिस ही कहते हैं। और ये लेमिना टर्मिनलिस क्या है, इट इज़ नथिंग बट ग्रे मैटर और वाइट मैटर दोनों उसमें होते हैं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, कॉर्पस कैलोजम को हमारे पास क्या करा रहे होते हैं, कनेक्ट करा रहे होते हैं। किसके साथ, कॉर्पस कैलोजम को कनेक्ट करा रहे होते हैं विद द ऑप्टिक चियाज़्मेटा। ठीक है, लेमिना टर्मिनलिस क्या है, लेमिना टर्मिनलिस इज नथिंग बट वाइट मैटर्स, बंडल ऑफ वाइट मैटर विच इज कनेक्टिंग कॉर्पस कैलोजम विद द ऑप्टिक चियाज़्मेटा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स बने हुए नहीं होते, नॉर्मली हमें बनाने पड़ते हैं ताकि समझाने के लिए कि व्हाट इज लेमिना टर्मिनलिस। लेमिना टर्मिनलिस इज नथिंग बट अ मास ऑफ वाइट मैटर with few gray matter connecting corpus callosum with the optic chiasmata। ठीक है, ऑप्टिक चियाज़्मेटा को जो चीज़ कॉर्पस कैलोजम से कनेक्ट करा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, लेमिना टर्मिनलिस। और इसको लेमिना टर्मिनलिस ही नाम है, हाँ, लेमिना टर्मिनलिस। एंड व्हाट इज इट, इट इज़ नथिंग बट वाइट मैटर्स एंड फ्यू ग्रे मैटर कनेक्टिंग कॉर्पस कैलोजम विद द ऑप्टिक चियाज़्मेटा। अब हाइपोथैलेमस और लेमिना टर्मिनलिस, हाइपोथैलेमस और लेमिना टर्मिनलिस के दरमियान में जो एरिया है, जो कि हाइपोथैलेमस और लेमिना टर्मिनलिस के दरमियान में जो एरिया है वो कहलाता है प्री ऑप्टिक एरिया। व्हाट इज प्री ऑप्टिक एरिया, नथिंग बट एन एरिया बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड लेमिना टर्मिनलिस। व्हाट इज प्री ऑप्टिक एरिया, इट इज़ एन एरिया ऑफ ग्रे मैटर, it is an area of gray matter which is in between the hypothalamus and lamina terminalis। प्री ऑप्टिक एरिया क्या है, प्री ऑप्टिक एरिया कुछ भी नहीं है, बस एक हमारे पास एरिया है ग्रे मैटर का, डाइनसेफेलॉन का। ठीक है, एरिया ऑफ ग्रे मैटर इन डाइनसेफेलॉन। व्हाट इज प्री ऑप्टिक एरिया, इट इज़ नथिंग बट एन एरिया, व्हाट इज प्री ऑप्टिक एरिया, इट इज़ नथिंग बट ग्रे मैटर ऑफ डाइनसेफेलॉन। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड लेमिना टर्मिनलिस। ठीक है, प्री ऑप्टिक एरिया क्या है, कुछ भी नहीं है, बस ग्रे मैटर है जो कि लेमिना टर्मिनलिस और हाइपोथैलेमस के बीच में। ठीक है, और कुछ भी नहीं है ये प्री ऑप्टिक एरिया, कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात है ही नहीं। हाइपोथैलेमस और लेमिना टर्मिनलिस के बीच में जो एरिया है ग्रे मैटर का इन डाइनसेफेलॉन, इट इज़ कॉल्ड एज प्री ऑप्टिक एरिया, बस। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से। ठीक, तो हम लोग वापस देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड, अच्छा इसमें मैंने मिस्टेक कर दी, इसमें पाइनियल लिख दिया, नहीं पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फंडिबुलम। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फंडिबुलम इज कंटिन्यूड अपवर्ड। ठीक है, वो हमारे पास हाइपोथैलेमस के साथ कंटिन्यू हो जाता है, साथ साथ में इन्फंडिबुलम इज ऑल्सो कंटिन्यू विद द मीडियन एमिनेंस नीचे कंटिन्यू होता है विद द ट्यूबर सिनेरियम, और ट्यूबर सिनेरियम के लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास क्या होता है, मेमिलरी बॉडी। ये स्ट्रक्चर हमें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, अब इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल अच्छे से चीज़ समझ में आ गई। ठीक, तो हम लोग हाइपोथैलेमस के रिलेशंस को देख रहे थे। एक और चीज़ हमारे पास एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि हमारे पास
जो लेट्स से अभी तो मैंने यहाँ पे ना हाइपोथैलेमस रखा हुआ है। अगर हमारे पास हाइपोथैलेमस से पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस से पहले थर्ड वेंट्रिकल होता है। अब थर्ड वेंट्रिकल का जो पार्ट है जो कि हमारे पास ऑप्टिक चार्जमेटर से लिंक्ड हो रहा है, ठीक है। वैसे तो अगर मैं आपको इसको समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है कि थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, मेरे हैंड को देखना, थर्ड वेंट्रिकल, हाइपोथैलेमस, और लेट्स से कि ये कैप क्या है, ये कैप हमारे पास कहलाएगा कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। नहीं, ये कैप हमारे पास है, ये कैप क्या था, ऑप्टिक चियाज़मेटा। अगर मैं इसको यहाँ पे अगर गाड़ियों से बनाऊँ, सो गाइज ये आ गई हमारी स्पोर्ट्स कार। अब हमें आराम से समझ में आएगा कि ये रही थर्ड कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ये रहा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कंटिन्यूड इंफीरियरली विद द ऑप्टिक चियाज़मेटा। अब द पार्ट ऑफ थर्ड कैविटी फेसिंग द ऑप्टिक चियाज़मेटा इज कॉल्ड एज ऑप्टिक रेसेस। ऑप्टिक रेसेस क्या है, कुछ भी नहीं है, बस कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल विच इज़ फेसिंग द ऑप्टिक चियाज़मेटा, ठीक है। ऑप्टिक रेसेस क्या है, ऑप्टिक रेसेस इज नथिंग बट द कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल फेसिंग द ऑप्टिक चियाज़मेटा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गया कि व्हाट इज ऑप्टिक रेसेस। ऑप्टिक रेसेस इज नथिंग बट द कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल फेसिंग ऑप्टिक चियाज़मेटा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। सो गाइस हम लोग अपना डिस्कस कर रहे थे हाइपोथैलेमस के रिलेशंस, और तकरीबन हमने हाइपोथैलेमस के रिलेशंस जो थे वो डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। हमने बिल्कुल तकरीबन अपने हाइपोथैलेमस के रिलेशन डिस्कस कर लिए थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस वन मोर थिंग, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जहाँ हमारा प्री ऑप्टिक एरिया बन रहा था, जहाँ पे हमारे पास ये था, एक तो ये एडिटिंग इतना तंग करती है। सो गाइज आई वॉन्ट टू शो यू वन थिंग, जिसके लिए मैं एडिटिंग के ऊपर गुस्सा कर रहा था, कि ये हमारा आ गया प्री, वो क्या चीज़, ये हमारे पास आ गई लेमिनर टर्मिनलिस, ठीक है। लेमिनर टर्मिनलिस जो है, ये जो लेमिनर टर्मिनलिस है, इससे पहले क्या है, इससे पहले हमारे पास कहलाता है प्री ऑप्टिक एरिया। इससे पहले हमारे पास क्या है, इससे पहले हमारे पास कहलाता है प्री ऑप्टिक एरिया, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास प्री ऑप्टिक एरिया है, ठीक है। लेमिनर टर्मिनलिस, लेमिनर टर्मिनलिस जो कि ऑप्टिक चियाज़मेटा तक जा रहा है, और ये एरिया क्या है, ये एरिया हमारे पास कहलाता है प्री ऑप्टिक एरिया। तो हमारे पास लेमिनर टर्मिनलिस को कुछ स्ट्रक्चर्स क्रॉस करते हैं, कुछ फाइबर्स जो होते हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, लेमिनर टर्मिनलिस को क्रॉस करते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है कि एक साइड का टेम्पोरल लोब दूसरे साइड के टेम्पोरल लोब के साथ कनेक्ट हो सकता है। वो ये क्या होता है, अभी हमें आपको क्या चीज़ समझा रहा हूँ कि ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, जो आपका लेमिनर टर्मिनलिस है, अब लेमिनर टर्मिनलिस को कुछ स्ट्रक्चर क्रॉस करते हैं जिससे हमारे पास दो साइड के टेम्पोरल लोब कनेक्ट हो सकें। आपको ये चीज़ समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। अब हमारे पास लेट्स से कि मैं आपको ऐसे शो कराता हूँ, दिख रहा है, लेट्स ये क्या, ये है लेमिनर टर्मिनलिस। तो लेमिनर टर्मिनलिस को हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स यूं क्रॉस करते हैं ताकि हमारे पास दो साइड के टेम्पोरल लोब आपस में कनेक्ट हो सकें। इस चीज़ को हम कहते हैं एंटीरियर कमीशर। एंटीरियर कमीशर क्या है, एंटीरियर कमीशर इज़ नथिंग बट अ बंडल ऑफ वाइट मैटर और बंडल ऑफ फाइबर्स विच आर क्रॉसिंग द लेमिनर टर्मिनलिस टू कनेक्ट टू साइड टेम्पोरल लोब। दो साइड के टेम्पोरल लोब को अगर हमें कनेक्ट कराना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एंटीरियर कमीशर का। एंटीरियर कमीशर का क्या यूज़ है, एंटीरियर कमीशर का कुछ भी यूज़ नहीं है, बट इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये भी है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कनेक्टिंग टू साइड टेम्पोरल लोब, ठीक है। लेट्स से लास्ट टाइम हम लोग प्री ऑप्टिक एरिया को डिस्कस कर रहे थे, और आप लोग को भी बताऊं अनफॉर्चुनेटली मेरा एक पूरा लेक्चर था 56 मिनट्स का, जो कि पिछला लेक्चर हमारा कंटिन्यू था, और अनफॉर्चुनेटली वो लोड ही नहीं हुआ। सो बस कंटिन्यू करते हैं वापस। तो मैं आपको बता रहा था प्री ऑप्टिक एरिया पे हमारे पास एंटीरियर कमीशर किस तरीके से क्रॉस करते हैं फाइबर्स को, कि अगर ये मैं आपको बना के दिखाऊँ अपना प्री ऑप्टिक एरिया। प्री ऑप्टिक एरिया हमें पता है कि भाई जो एरिया है अहेड ऑफ हाइपोथैलेमस, एरिया अहेड ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के आगे जो एरिया होता है जो कि हमारे पास बाउंडेड होता है एंटीरियरली बाय लेमिनर टर्मिनलिस। प्री ऑप्टिक एरिया क्या है, कुछ भी नहीं है, बस एरिया है एंटीरियर टू द हाइपोथैलेमस बाउंडेड बाय लेटरल लेमिनर, बाउंडेड बाय लेमिनर टर्मिनलिस, ठीक है। प्री ऑप्टिक एरिया क्या है, प्री ऑप्टिक एरिया इज नथिंग बट एन एरिया बाउंडेड एंटीरियरली बाय
लेमिनर टर्मिनलिस एंड पोस्टीरियरली बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, और इस प्री ऑप्टिक एरिया में क्या होता है, प्री ऑप्टिक एरिया में आपको एक येलो येलो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं सेप्टल न्यूक्लिया। प्री ऑप्टिक एरिया में क्या होता है, सेप्टल न्यूक्लिया होता है। और इस प्री ऑप्टिक एरिया में क्या होता है, प्री ऑप्टिक एरिया में हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लिया होते हैं जो कि फंक्शनली तौर पे हाइपोथैलेमस के साथ रिलेटेड होते हैं। प्री ऑप्टिक एरिया में और क्या होता है, प्री ऑप्टिक एरिया में देयर आर सर्टेन न्यूक्लिया विच आर फंक्शनली रिलेटेड टू द हाइपोथैलेमस। तो इसी वजह से हम इस प्री ऑप्टिक एरिया को भी हाइपोथैलेमस के अंदर इंक्लूड करते हैं। चीज़ समझ में आ रही है कि इस प्री ऑप्टिक एरिया में हम क्या करते हैं, इस प्री ऑप्टिक एरिया को हम इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, हाइपोथैलेमस के अंदर भी, ड्यू टू द फंक्शनल सिग्निफिकेंस, ड्यू टू द फंक्शनल सिग्निफिकेंस, क्योंकि इस प्री ऑप्टिक एरिया में जो न्यूक्लिया होते हैं वो हमारे पास हाइपोथैलेमस के साथ रिलेट कर रहे होते हैं फ्रॉम द फंक्शनल एस्पेक्ट। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। तो लास्ट टाइम जो हमारी वीडियो कटी थी वो कटी थी एंटीरियर कमिशर के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर कमिशर क्या है, इट इज़ नथिंग बट द फाइबर्स जो कि हमारे पास एक साइड के टेम्पोरल लोब को दूसरे साइड के टेम्पोरल लोब से कनेक्ट करवा रहे होंगे। एंटीरियर कमिशर क्या है, एंटीरियर कमिशर इज नथिंग बट द फाइबर्स विच आर कनेक्टिंग टेम्पोरल लोब ऑफ वन साइड टू द टेम्पोरल लोब ऑफ अदर साइड। ठीक, ये चीज समझ में आ गई कि एंटीरियर कमिशर क्या है। एंटीरियर कमिशर इज नथिंग बट द फाइबर्स कनेक्टिंग वन साइड टेम्पोरल लोब टू द अदर साइड टेम्पोरल लोब। अब जब ये फाइबर्स का अगर हम कोर्स देखते हैं, ये जो एसोसिएशन फाइबर्स जो हैं एंटीरियर कमिशर, इसका अगर हम कोर्स देखते हैं तो इसका कोर्स के लिए मैंने कुछ एक इनोवेशन बनाई है मेरी स्पोर्ट्स कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, अब लेट्स से कि ये हमारे पास क्या है, एक अदद आपका लेमिनर टर्मिनलिस। ये क्या है आपका लेमिनर टर्मिनलिस। ये कार आपको शो कर रही है वन साइड टेम्पोरल लोब और ये ग्रीन कार आपको शो कर रही है अदर साइड टेम्पोरल लोब। अब एंटीरियर कमिशर से क्या होगा कि हमारे पास एक साइड के टेम्पोरल लोब से फाइबर्स आएंगे जो कि हमारे पास लेमिनर टर्मिनलिस के पीछे वाला एरिया यानी कि प्री ऑप्टिक एरिया से क्रॉस करेंगे। कुछ कहते हैं कि बुक्स कहती हैं कि कुछ फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास इस लेमिनर टर्मिनलिस को भी क्रॉस कर लेते हैं, और कुछ कहते हैं कि फाइबर्स जो हैं वो बिल्कुल इसके पीछे वाला जो एरिया है जो कि अच्छा ये प्री ऑप्टिक एरिया जो है इसको हम एक चीज़ भी कहते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। प्री ऑप्टिक एरिया का वो वाला पार्ट जहाँ से हमारे पास ये एंटीरियर कमिशरल फाइबर्स जो जा रहे हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। सो एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस क्या है, कुछ भी नहीं, बस वो पार्ट ऑफ द प्री ऑप्टिक एरिया जहाँ से हमारे पास ये एंटीरियर कमिशरल फाइबर्स पास हो रहे हैं। ठीक, चीज़ समझ में आ रही है कि एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस क्या है, it is nothing but that area of pre-optic area जहां से हमारे पास एंटीरियर कमिशुरल फाइबर्स पास हो रहे हैं। क्योंकि इस एरिया से हमारे पास क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई वगैरह होती है वो एक साइड के टेम्पोरल लोब से दूसरे साइड के टेम्पोरल लोब तक क्रॉस हो सकती है। वेनस ड्रेनेज एक साइड के टेम्पोरल लोब से दूसरे साइड के टेम्पोरल लोब से क्रॉस हो सकता है। तो इसी वजह से इस पार्ट ऑफ द प्री ऑप्टिक एरिया को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। परफोरेटेड से मुराद ये कि इसमें से इस पार्ट ऑफ प्री ऑप्टिक एरिया से हमारे पास चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं एक साइड से दूसरी साइड के लिए। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। सो गाइस, व्हाट इज द एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस? इट इज नथिंग बट द एरिया इन द प्री ऑप्टिक part which is responsible for transmitting the fibers or vessels to each other or to each side। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस कुछ भी नहीं है, बस एरिया है प्री ऑप्टिक एरिया का जहाँ से हमारे पास फाइबर्स और वेजल्स एक साइड की दूसरी साइड और दूसरी साइड की एक साइड पे एक्सचेंज हो सकती हैं। ठीक, अब कोर्स जो बताया जाता है एंटीरियर एसोसिएशन फाइबर्स का और वी कैन से एंटीरियर कमिशुरल फाइबर्स का, वो ये होता है कि ये हमारे पास अगर टेम्पोरल लोब से आ रहे हैं, अगर ये हमारे पास टेम्पोरल लोब से आ रहे हैं तो या तो ये हमारे पास इस लेमिनर टर्मिनलिस को क्रॉस कर लेंगे या इसके पीछे जो एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस है उसमें से पास हो जाएंगे। चीज़ समझ में आ रही है कि या तो ये जो फाइबर्स जो हैं, ये जो ग्रीन मार्कर के है एंटीरियर कमिशुरल फाइबर्स, या तो ये हमारे पास यूँ आएंगे, इस लेमिनर टर्मिनलिस को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद फिर दूसरी साइड पर आएंगे, या तो फिर जो कि मोस्टली मेजर जो इसका रूट है वो ये है कि ये हमारे पास एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस से पास होगा और फिर दूसरे साइड के टेम्पोरल लोब पे चले जाएगा। ठीक, चीज़ समझ में आ रही है कि ये एक साइड से निकल के दूसरी साइड पे पहुंच जाएगा। चीज़ जहाँ तक समझ में आ गई। अब ड्यूरिंग इट्स कोर्स इट फेसेस सम स्ट्रक्चर्स इन, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स कोर्स ये क्या फेस करता है, कुछ स्ट्रक्चर्स को। लेट्स से कि एंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब
एंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, ये दोनों तो यूं यूं कनेक्ट हो गए, ठीक है। ओए घड़ी कहाँ जा रही है, ठीक है, ये दोनों तो यूं यूं डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। लेकिन अगर इसके जो फाइबर्स हैं उनको अगर हमारे पास दूसरे साइड के टेम्पोरल लोब के पीछे, यानी कि जो पीछे पोस्टीरियर पार्ट है टेम्पोरल लोब का, वहां तक जाना है, तो वो कैसे जाएंगे? तो अब देखो बीच में एक गाड़ी इधर भी मैंने रखी हुई है, एक गाड़ी इधर भी रखी हुई है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर क्या है? अब वो हमें पता है बेसल गैंग्लियन का पार्ट होता है, ठीक है। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर जो है वो बिल्कुल बराबर में होता है किसके? टेम्पोरल लोब की साइड को फेस कर रहा होता है, ठीक है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर जो होता है वो उतना बड़ा न्यूक्लियर होता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर, जो कि टेम्पोरल साइड को फेस कर रहा होता है। तो अगर हमें कोई सी भी चीज़, अगर मुझे यहाँ से एक फाइबर देना है, तो वो क्या करेगा? वो फाइबर लोअर एस्पेक्ट ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर को बॉर्डर करेगा, ठीक है। अगर ये मेरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर है तो उसको ये लोअर एस्पेक्ट से बॉर्डर करेगा, ठीक है। अगर ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर है और मैं चाह रहा हूँ कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब, एक साइड का, राइट साइड का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब फाइबर दे लेफ्ट साइड के पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब को, तो उसके लिए क्या करेगा कि फाइबर्स जो हैं वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेम्पोरल लोब विल बॉर्डर द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर, ठीक है। वो बॉर्डर करेगा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर को इंफीरियरली इट विल बॉर्डर द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर। यहां से ये क्रॉस होगा, ठीक है। क्रॉस होने के बाद एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस में आएगा। एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस में आने के बाद दूसरी साइड का जो बेसल गैंग्लिया, दूसरी साइड का जो हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर होगा, अपोजिट साइड का जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर होगा, उसको भी ये लोअर एस्पेक्ट से बॉर्डर करेगा। उसको भी लोअर एस्पेक्ट से बॉर्डर करने के बाद इट विल रीच द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड के जो टेम्पोरल लोब है उसके पोस्टीरियर पार्ट पे पहुंच जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास एंटीरियर कमिशरल फाइबर्स कितने हो गए? दो टाइप के। एक एंटीरियर जो कि बिल्कुल सीधा एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस से दूसरी साइड पे पास हो जाएगा, और दूसरा पोस्टीरियर में क्या है कि जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड ऑफ वन टेम्पोरल लोब से आ रहा होगा, बॉर्डर करेगा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर को, फिर एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस से पास होगा, फिर दूसरे साइड के बेसल के लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर को इंफीरियरली बॉर्डर करेगा, और फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपोजिट साइड के टेम्पोरल लोब पे पहुंच जाएगा। सो दिस इज द एंटीरियर कमिशरल फाइबर्स, और इनका फंक्शन क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के बाद। वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, एज इट इज कनेक्टिंग टू साइड टेम्पोरल लोब। दोनों साइड के टेम्पोरल लोब को कनेक्ट करा रहा है, तो अगर एक साइड के टेम्पोरल लोब पे इंफॉर्मेशन आएगी तो वो दूसरे साइड के टेम्पोरल लोब के ऊपर इंफॉर्मेशन भेज सकता है, ठीक। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसोसिएशन फाइबर था, ठीक। सो नाउ वी विल मूव फर्दर ऑन। हमने ये प्री ऑप्टिक एरिया को भी डिस्कस कर लिया। सेप्टल न्यूक्लियर, आपको मैंने थोड़ा सा पार्ट बता दिया कि सेप्टल न्यूक्लियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज इन्वॉल्व इन द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल्फैक्शन। हमारे ऑल्फैक्शन के अंदर ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है, ऑल्फैक्शन की इंटीग्रेशन के लिए इन्वॉल्व होता है। इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़े उसके लिम्बिक सिस्टम के साथ इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ सेप्टल न्यूक्लियर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। सेप्टल न्यूक्लियर इज नथिंग बट अ न्यूक्लियर यूजली एसोसिएटेड फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास हेल्प करता है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? बिल्कुल एग्जैक्टली ये कमिशरल फाइबर्स का चक्कर समझ में आ गया। अब हम हाइपोथैलेमस के रिलेशन देखेंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर। सो गाइज, अगर हम देखते हैं पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, अगर हम हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट जिस पे मैंने मार्कर्स रख रहा हूँ, ये पार्ट एक्चुअली हमारे पास, इन्होंने तो मिड ब्रेन का पार्ट दिखा दिया ऊपर तक, लेकिन ये हमारे पास ये पार्ट मिड ब्रेन का पार्ट नहीं होता। ये पार्ट जो होता है ये हमारे पास कहलाता है एपीथैलेमस। ये पार्ट ऑफ है ना डाइनसेफेलॉन क्या कहलाता है? एपीथैलेमस। इन्होंने तो हमें ये मिड ब्रेन का पार्ट कंक्लूड करके दिखा दिया है। अगर आप 3D में देखोगे तो ये आपको है ना मिड ब्रेन की डेफिनेशन के साथ मिलेगा, लेकिन ये मिड ब्रेन नहीं है। ये हमारे पास क्या है? एपीथैलेमस, जो कि क्या है? बिल्कुल पोस्टीरियर है किसके? हाइपोथैलेमस के। और अगर मैं इसको, इस एरिया को अगर मैं फेड करूंगा तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल ये थैलेमस के ऊपर की साइड पर आ रहा है पोस्टीरियरली। अगर ये एरिया मैं फेड करता हूं तो आपको दिखेगा कि थैलेमस जो है वो थैलेमस के बिल्कुल पोस्टीरियर और सुपीरियर रिलेशन में ये होगा। लेट मी शो यू। तो आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर जो थैलेमस नजर आ रहा होगा, ये देखो, ये रहा थैलेमस, ठीक है, जिसमें मैंने रखा हुआ है। और ये इसके पीछे वाला जितना भी एरिया था वो ये था, ठीक है, ये एरिया था। ये हमारे पास पोस्टीरियर एंड सुपीरियर रिलेशन में होता है थैलेमस के एपीथैलेमस, और एपीथैलेमस के आगे और मीडियल रिलेशन में। अगर आप ये रिलेशन देखना चाहते हो तो हमारी स्पोर्ट्स कार पे आपको समझाता हूँ।
सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेड कार जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रही है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बराबर में हमारे पास क्या होता है, थैलेमस। और थैलेमस के बिल्कुल पीछे की साइड पे ये जो मैंने दो स्ट्रक्चर बनाए हैं ये गिर जाएगा, ठीक है। लेट्स से ये एपिथैलेमस आपका इतना इतना जैसे ना ऊपर से लेके ये नीचे तक आ रहा होता है, ये आपका एपिथैलेमस होता है, ठीक है। ये कार तो बस मैंने बेस बनाने के लिए शो कर दी है, या इसको अगर मैं यूँ रिप्रेजेंट कर दूँ कि ये आपका एपिथैलेमस है, ये आपका क्या है, एपिथैलेमस। जो कि आप देख सकते हो कि अगर थैलेमस के लिहाज से देखें तो ये हमारे पास पोस्टीरियर एंड सुपीरियर है, ठीक है। और अगर हाइपोथैलेमस के लिहाज से देखते हैं तो ये भी हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर हाइपोथैलेमस के लिहाज से भी। लेकिन जब हम बुक की लाइंस पढ़ते हैं तो बुक की लाइंस में ये लिखा होता है कि एपिथैलेमस इज रिलेटेड विद द थैलेमस एज एंटीरियर एंड लेटरल। हाँ, ये जो थैलेमस जो है, अगर एपिथैलेमस का रिलेशन देखें, एपिथैलेमस के लिहाज से हम बोले तो थैलेमस इज रिलेटेड एंटीरियर एंड लेटरल, ठीक है। और वी कैन से सुपीरियर एंड लेटरल अगर हम एपिथैलेमस के लिहाज से कहते हैं तो। एपिथैलेमस के लिहाज से कहते हैं तो थैलेमस इज रिलेटेड लेटरल एस्पेक्ट पे, एपिथैलेमस के लेटरल एस्पेक्ट पे। और एपिथैलेमस के मीडियल एस्पेक्ट पे क्या है, हाइपोथैलेमस। अगर हम एपिथैलेमस के लिहाज से कहते हैं तो एपिथैलेमस के लिहाज से ये जो हाइपोथैलेमस है वो मीडियल रिलेशन में है, और वो थैलेमस जो है वो लेटरल रिलेशन में। यहां तक चीज समझ में आ गई? पक्का। ये एपिथैलेमस का एरिया पूरा आ गया। अब इस एपिथैलेमस में क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग द सबथैलेमिक एरिया। और ये बिल्कुल इंफीरियरली हमारे पास क्या होता है, सबथैलेमिक एरिया, ठीक है। जो येलो कार है वो क्या है, सबथैलेमिक एरिया। और ये ब्लू कार क्या रिप्रेजेंट करी, एपिथैलेमिक एरिया। सबथैलेमिक एरिया जो होता है वो हमारे पास मिड ब्रेन के अंदर कंटिन्यू हुआ होता है, और मिड ब्रेन से ऊपर जो है वो हमारे पास एपिथैलेमिक एरिया होता है। लेट मी शो यू इन द डायग्राम ऑल्सो, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि सब थैलेमिक एरिया बिल्कुल थैलेमस के और हाइपोथैलेमस के इंफीरियर एस्पेक्ट पे है। अगर ये मिड ब्रेन है, लेट मी शो यू। सो गाइस लेट्स से कि ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास मिड ब्रेन जो है वो कंटिन्यू हुआ है। अब मिड ब्रेन का कुछ पार्ट जो कि डाइनसेफेलॉन के साथ कंटिन्यू हो रहा है, ये पूरा एरिया क्या है, डाइनसेफेलॉनिक एरिया है। अब मिड ब्रेन का कुछ पार्ट जो कि डाइनसेफेलॉन के साथ कंटिन्यू हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सबथैलेमस। उसको हम क्या कहते हैं, सबथैलेमस। ठीक चीज़ समझ में आ गई कि सबथैलेमस क्या है। सबथैलेमस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द मिड ब्रेन जो कि हमारे पास किसके साथ, डाइनसेफेलॉन के साथ कंटिन्यू है। सबथैलेमस क्या है, सबथैलेमस इज नथिंग बट द एरिया ऑफ द मिड ब्रेन जो कि हमारे पास डाइनसेफेलॉनिक एरिया के साथ कंटिन्यू है, या डाइनसेफेलॉन का जितना भी हमारे पास है ना बेस होगी जिसके ऊपर डाइनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड है। जाहिर सी बात है डाइनसेफेलॉन की कोई बेस ही होगी जिसके ऊपर ये सारे स्ट्रक्चर्स लोकेटेड हैं। तो जो मिड ब्रेन का जो रास्ता है, और वी कैन से जो मिड ब्रेन का जो हमारे पास पार्ट है, वो पार्ट जब हमारे पास डाइनसेफेलॉनिक पार्ट के साथ कंटिन्यू हो रहा होता है तो उस स्पेसिफिक एरिया को हम क्या कहते हैं, सबथैलेमिक एरिया। ठीक है, सबथैलेमिक एरिया क्या है, इट इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन ऑफ द मिड ब्रेन विद द डाइनसेफेलॉनिक। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। सबथैलेमस क्या है, सबथैलेमस इज द नथिंग बट इट इज एन एरिया विच इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द मिड ब्रेन विद द डाइनसेफेलॉन। ठीक है, जो कि हमारे पास रिलेटेड होता है थैलेमस के इन्फीरियरली, हाइपोथैलेमस के इन्फीरियरली। लेकिन हाइपोथैलेमस के वही रिलेशन में कि हाइपोथैलेमस के लिहाज से ये मीडियल है, और ये हमारे पास है ना ये सबथैलेमस एरिया जो है इसके लिहाज से देखें तो हाइपोथैलेमस मीडियल है, और इसी के लिहाज से देखें तो थैलेमस लेटरल है। ठीक है, लेटरल और सुपीरियर। और ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस मीडियल और सुपीरियर। इनके ऊपर जो स्ट्रक्चर है जो कि अब मिड ब्रेन से हमारे पास इंटरनल कैप्सूल की साइड कंटिन्यू हो रहा होता है। अगर ये मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन लेट्स से कि ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन से हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, मिड ब्रेन है ये, मिड ब्रेन से ये स्ट्रक्चर ऊपर की साइड जा रहा है पोस्टीरियरली, और एंटीरियरली ये मैंने आपको कंटिन्यू करके दे दिया। ठीक है, लेट मी ड्रॉ। ठीक है, अगर हम इस पोजीशन में रखते हैं इसको, लेट्स से, तो हाँ अगर मैं इसको एडजस्ट कर दूँ, सो गाइज यू कैन सी कि अगर ये मार्कर जो है वो क्या है, हमारे पास मिड ब्रेन है। ठीक है, अगर ये मार्कर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड ब्रेन, तो मिड ब्रेन पोस्टीरियरली तो हमारे पास हमें पता है इंटरनल कैप्सूल के साथ कंटिन्यू होता है। लेकिन इसके मिड ब्रेन के कुछ पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर ही, मिड ब्रेन से हमारे पास क्या होता है, फाइबर्स जो हैं वो इंटरनल कैप्सूल के तौर पर कंटिन्यू होते हैं। लेकिन मिड ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सुपीरियरली दे आर कंटिन्यूड विद द एपिथैलेमिक स्ट्रक्चर्स। मिड ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सुपीरियरली दे आर कंटिन्यूड विद द एपिथैलेमिक स्ट्रक्चर्स। मिड ब्रेन के अंदर जो फाइबर्स होंगे वो फाइबर्स तो सुपीरियरली इंटरनल कैप्सूल के तौर पर कंटिन्यू हो जाएंगे, लेकिन मिड ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे पास सुपीरियरली कंटिन्यू होंगे विद द एपिथैलेमिक स्ट्रक्चर्स। लेट मी शो यू ऑन द 3D।
सो गाइस नाउ यू कैन सी कि लेट्स से कि ये हमारे पास चल रहा है मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन का जैसे ये एक स्ट्रक्चर मैंने क्लिक किया है, ठीक है, और ये हमारे पास मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास सुपीरियरली कंटिन्यू होंगे एज एपिथैलेमिक स्ट्रक्चर। ये जैसे स्ट्रक्चर है ये एपिथैलेमिक स्ट्रक्चर आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास ये जो मैंने अभी क्लिक किया है ये एक एपिथैलेमिक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने क्लिक किया है ये ये मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो मिड ब्रेन के स्ट्रक्चर विल बी कंटिन्यूड सुपीरियरली विद द एपिथैलेमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इसके जो फाइबर्स जो हैं, जैसे मिड ब्रेन है, अब इसमें से जो फाइबर्स जो हैं, अगर ये मेरा हैंड किया है ये मिड ब्रेन है, अब इसमें से जो फाइबर्स जो हैं जो कि हमारे पास अभी लेटरली स्प्रेड होने वाले हैं इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दे विल बी स्प्रेडेड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल कैप्सूल। अगर ये मिड ब्रेन है, ठीक है, अगर ये क्या है मेरा हाथ क्या है मिड ब्रेन है, अब मिड ब्रेन के जो हमारे पास स्ट्रक्चर सुपीरियरली होंगे वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाएंगे विद द एपिथैलेमिक स्ट्रक्चर। लेकिन बाकी जो मिड ब्रेन जो कि हमारे पास कंटिन्यू हुआ विद द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और वी कैन से विद द डाइनसेफेलॉन, तो इस मिड ब्रेन के अंदर जो फाइबर्स होंगे, मिड ब्रेन के अंदर जो हमारे पास फाइबर्स होंगे वो हमारे पास लेटरली स्प्रेडेड आउट हो जाएंगे किसके अंदर, इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल कैप्सूल। लेट्स से कि ये आ गया, चलो स्ट्रक्चर समझ में कि एंटीरियरली इट इज कंटिन्यूड विद द एपिथैलेमिक स्ट्रक्चर्स, लेकिन लेटरली जिसके अंदर जो फाइबर्स होंगे वो हमारे पास ट्रैवल हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल कैप्सूल। तो ये आ गया इंटरनल कैप्सूल का बैंड, और फिर इंटरनल कैप्सूल से हमारे पास फाइबर्स जो है वो पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में रेडिएट आउट हो जाएंगे एज कोरोना रेडिएटा। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि लेट्स से कि ये मिड ब्रेन था, मिड ब्रेन के कुछ जो एंटीरियर मिड ब्रेन के कुछ जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो हमारे पास कंटिन्यू हो जाएंगे सुपीरियरली विद द एपिथैलेमिक स्ट्रक्चर्स, और इसके अंदर जो मोस्ट लेटरल एस्पेक्ट के अंदर जो फाइबर्स थे, मिड ब्रेन के अंदर जो फाइबर्स थे वो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर स्प्रेडेड आउट हो जाएंगे एज इंटरनल कैप्सूल। और फिर इस इंटरनल कैप्सूल से हमारे पास क्या होगा, फाइबर्स जो हैं वो डाइनसेफेलॉन के अंदर रेडिएटेड, फाइबर्स जो हैं वो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर रेडिएटेड आउट हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटा। ये चीज़ समझ में आ गई बिल्कुल कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है मिड ब्रेन का, मिड ब्रेन के जो फिजिकल फीचर्स होंगे, दीज फिजिकल फीचर्स विल बी कंटिन्यूड विद द फिजिकल फीचर्स ऑफ एपिथैलेमिक एरिया। इसके फिजिकल फीचर्स जो होंगे मिड ब्रेन के वो कंटिन्यू हो जाएंगे विद द एपिथैलेमिक एरिया, और वो एपिथैलेमिक एरिया अंदर हमारे पास दिखेगा। मतलब अगर हम मिड ब्रेन के अंदर से हम देखेंगे तो वो हमारे पास एपिथैलेमिक एरिया के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ठीक है। और कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ मिड ब्रेन, कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ मिड ब्रेन अंदर से अगर हम देखें एंटीरियर एस्पेक्ट से, अगर ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर से कुछ देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सबथैलेमिक एरिया होगा, सबथैलेमिक एरिया, एपिथैलेमिक एरिया, और इसके लेटरल एस्पेक्ट से जो एक और बैंड निकलेगा, लेटरल एस्पेक्ट से जो एक और बैंड निकलेगा वो हमारे पास क्या होगा, इंटरनल कैप्सुलर एरिया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब हमें देखना है कि इस एपिथैलेमिक एरिया में क्या होता है और सबथैलेमिक एरिया में क्या होता है। तो अगर ये आप देखो कि अगर मैं सबथैलेमिक एरिया और एपिथैलेमिक एरिया मार्क कर, सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने 3 डिस्टिंग्विश एरिया बना दिए हैं, ठीक है। एक जो कि आपको दिखेगा बिल्कुल इजीली, ये जो पर्पल मार्कर से जो मैंने एरिया बनाया इट इज़ द सबथैलेमिक एरिया, ये जो कि हमारे पास मिड ब्रेन से कंटिन्यू हो जाएगा आगे की तरफ, ठीक है। सबथैलेमिक एरिया जो कि हमारे पास मिड ब्रेन से आगे की तरफ कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, उसके बाद आता है एपिथैलेमिक एरिया जो कि फिजिकली हमारे पास कंटिन्यू हो जाएगा मिड ब्रेन से विद द डाइनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो एपिथैलेमिक एरिया जो है, एपिथैलेमिक एरिया फिजिकली विल बी कंटिन्यूड विद द मिड ब्रेन टू द डाइनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर्स। एपिथैलेमिक एरिया जो है वो फिजिकली हमारे पास मिड ब्रेन से रिलेटेड होगा, यानी कि जो फिजिकल फीचर्स होंगे मिड ब्रेन के दे विल कंटिन्यूड सुपीरियरली विद द फिजिकल फीचर्स ऑफ एपिथैलेमिक एरिया। मिड ब्रेन के जो फिजिकल फीचर्स होंगे वो हमारे पास सुपीरियरली कंटिन्यू हो जाएंगे किसके साथ, विद द फिजिकल फीचर ऑफ एपिथैलेमिक एरिया। और इस एपिथैलेमिक एरिया के अंदर हमें क्या मिलेंगे, न्यूक्लियसेस वगैरह मिलेंगे जो कि अभी हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि अगर ये मिड ब्रेन है तो इट इज़ कंटिन्यूड सुपीरियरली विद द फिजिकल फीचर्स ऑफ एपिथैलेमिक एरिया, और इस एपिथैलेमिक एरिया के अंदर हमें न्यूक्लिया वगैरह को डिस्कस करना है कि इस एपिथैलेमिक एरिया के अंदर क्या चक्कर है, ठीक। और ये एपिथैलेमिक एरिया जो है वो कैसे रिलेटेड होगा थैलेमस के साथ, कि अगर ये गाड़ी जो है वो थैलेमस है तो थैलेमस के पोस्टीरियर सुपीरियर रिलेशन में है। ये एपिथैलेमिक एरिया कहाँ है, थैलेमस के पोस्टीरियर सुपीरियर रिलेशन में, थैलेमस के पोस्टीरियर सुपीरियर रिलेशन में, ठीक है। लेकिन इट इज़ कंटिन्यूड विद द फिजिकल फीचर्स ऑफ मिड ब्रेन। लेटरली अगर हम मिड ब्रेन को देखें तो मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर हम लेटरली देखें अंदर से, तो इसके अंदर मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। लेट से अगर मैं मिड ब्रेन को अंदर से देखता हूँ तो मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स जो होंगे लेटरल साइड से वो हमारे पास क्या होंगे, वो लेटरल साइड से जब डाइनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर में जाएंगे, डाइनसेफेलॉनिक स्ट्रक्चर में जाने के बाद ये हमारे
पास क्या बना देंगे, इंटरनल कैप्सूल, एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे इंटरनल कैप्सूल, जो कि मैंने यहाँ पर भी बना दिया है ब्लू मार्कर से। ठीक है, तो जब फाइबर्स इसमें से जाएंगे तो फाइबर्स डाइनसेफेलॉन के अंदर हमारे पास क्या बनाएंगे, इंटरनल कैप्सूल, और फिर इंटरनल कैप्सूल से कोरोना रेडिएटा के तौर पर फाइबर्स जो हैं वो आउट हो जाएंगे। और इंटरनल कैप्सूल मैंने काफ़ी दफ़ा डिटेल में भी बता दिया है, तो इंशाल्लाह अब आप लोग को चीज़ समझ में आ गई होगी। और एक अदद में रिलेशन भी अगर बना दूँ तो अच्छा हो जाएगा। सो गाइज़, ये आप लोग को रिलेशन समझाने के लिए मैंने एक अदद इनोवेशन बनाई है। इसमें अगर आप देखो कि ये है हमारे पास मिड ब्रेन, जो कि हमारे पास डाइनसेफेलॉन के साथ कंटिन्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम डाइनसेफेलॉन की बेस देखते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, थर्ड वेंट्रिकल, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और फिर ये थैलेमस के बराबर में कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब ये है हमारे पास मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन और डाइनसेफेलॉनिक एरिया, मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन और ये सारा डाइनसेफेलॉनिक एरिया, इन दोनों के बीच में जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आ जाता है सबथैलेमिक एरिया। इन दोनों के बीच में जो चीज़ है वो क्या है, वो हमारे पास आ जाता है सबथैलेमिक एरिया। ये हमारे पास क्या आ जाता है, सबथैलेमिक एरिया। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि ये हमारे पास क्या आ गया, सबथैलेमिक एरिया आ गया। अब ये मिड ब्रेन जो है itself is continued physically, itself is continued physically with the epithalamic area of diencephalon. Physically it is continued with the epithalamic area of the diencephalon. अगर ये हमारे पास सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, डाइनसेफेलॉन का स्ट्रक्चर है, अगर ये हमारे पास सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या है, डाइनसेफेलॉन का स्ट्रक्चर है, तो फिजिकली मिड ब्रेन इज कंटिन्यूड विद द epithalamic area of the diencephalon. एपिथैलेमिक एरिया ऑफ द डाइनसेफेलॉन, अगर ये सारा का सारा स्ट्रक्चर डाइनसेफेलॉन का है तो फिजिकली इट इज कंटिन्यूड विद द एपिथैलेमिक एरिया ऑफ द डाइनसेफेलॉन। मिड ब्रेन पोस्टीरियरली इज फिजिकली कंटिन्यूड विद द एपिथैलेमिक एरिया ऑफ द डाइनसेफेलॉन। तो अगर मैं इस गाड़ी का वेंट्रल एस्पेक्ट देखूं, अगर इस गाड़ी का वेंट्रल एस्पेक्ट देखूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एपिथैलेमिक एरिया के सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एपिथैलेमिक एरिया के स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि फिजिकली इट इज कंटिन्यूड विद द एपिथैलेमिक एरिया ऑफ द डाइनसेफेलॉन। अब जो मिड ब्रेन के अंदर जो फाइबर्स थे, मिड ब्रेन के अंदर जो हमारे पास फाइबर्स थे, तो मिड ब्रेन के अंदर जो फाइबर्स जो होंगे वो हमारे पास स्प्रेड आउट होंगे लेटरली। मिड ब्रेन के अंदर जो फाइबर्स जो हैं दे विल स्प्रेड आउट लेटरली। मिड ब्रेन के अंदर जो फाइबर्स हैं, ये अगर मिड ब्रेन चल रही है तो इसके अंदर जो हमारे पास फाइबर्स रन कर रहे थे, इसके अंदर जो हमारे पास यूँ फाइबर्स रन कर रहे होंगे, दे विल स्प्रेड आउट लेटरली। वो लोग हमारे पास स्प्रेड आउट होंगे लेटरली इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल कैप्सूल, इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल कैप्सूल। ये स्प्रेड आउट होंगे लेटरली टू फॉर्म इंटरनल कैप्सूल। अब इंटरनल कैप्सूल क्या बनता है, ये रहा कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटरनल कैप्सूल। तो फाइबर्स जो है वो मिड ब्रेन से स्प्रेड आउट होंगे टू फॉर्म इंटरनल कैप्सूल। फिर इंटरनल कैप्सूल से हमारे पास कोरोना रेडिएटा के तौर पे फाइबर्स जो है वो और आगे की तरफ चले जाएंगे। इंटरनल कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या आता है, इंटरनल कैप्सूल के बाद हमारे पास एक अदद लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया आ जाता है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया के बाद क्या आता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया के बाद हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल कैप्सूल। लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया के बाद हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल कैप्सूल। एक्सटर्नल कैप्सूल के बाद हमारे पास वाइट मैटर होता है सारा। ठीक है, वाइट मैटर के बाद हमारे पास जो कॉर्टेक्स, हम लोग जिस कॉर्टेक्स की तरफ पहुंचते हैं तो वो कॉर्टेक्स हमारे पास क्या होता है, इंसुलार कॉर्टेक्स होता है। इंसुलार ग्रे मैटर, इंसुलार कॉर्टेक्स, सब कॉर्टिकल एरिया ऑफ इंसुलार कॉर्टेक्स। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है सबथैलेमिक एरिया को। ठीक है, सबथैलेमिक एरिया एंड सबथैलेमिक एरिया और एपिथैलेमिक एरिया को, और इनके अंदर के जो स्ट्रक्चर्स होंगे हमें उनको डिस्कस करना है। हमें क्या क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना है एक अदद सबथैलेमस। ठीक है, एक अदद सबथैलेमस और एपिथैलेमिक पार्ट। ठीक है, सबथैलेमिक एरिया एंड एपिथैलेमिक एरिया ऑफ डाइनसेफेलॉन एंड देयर स्ट्रक्चर्स। सो गाइज यू कैन सी हेयर कि ये हमारे पास सबथैलेमिक एरिया जो है ये हमारे पास डाइनसेफेलॉन के साथ कंटिन्यू हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट हमारे पास इस डाइनसेफेलॉन के साथ कंटिन्यू हो रहा है, और ये जो सबथैलेमिक एरिया होगा जिसमें हमारे पास डाइनसेफेलॉन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और मिड ब्रेन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो वी विल सी, हम लोग क्या देखेंगे कि सब ये जो डाइनसेफेलॉन का न्यूक्लिया जो होगा, एक अदद न्यूक्लिया होगा डाइनसेफेलॉन की बेस पे, जो जितनी भी बेस है हमारे पास डाइनसेफेलॉन की, उसकी बेस का एक न्यूक्लिया है और मिड ब्रेन के कुछ न्यूक्लिया है। ये 3-4 न्यूक्लिया मिलके हमारे पास ये क्या बनाएंगे, सबथैलेमिक एरिया। ये जो सबथैलेमिक एरिया होगा, ठीक है, लेट्स से कि अगर ये मेरा सबथैलेमिक एरिया होगा, ये जो जितना भी हमारे पास ये सबथैलेमिक एरिया होगा, इसमें हमारे पास क्या होंगे, इसमें हमारे पास मिड ब्रेन के भी कुछ न्यूक्लिया होंगे और डाइनसेफेलॉन की बेस के भी कुछ न्यूक्लिया होंगे। सो लेट्स डिस्कस द सबथैलेमिक एरिया। सो गाइस, अगर हम सबथैलेमिक एरिया को देखते हैं तो बड़ा आसान है कि आप यहाँ पे देख सकते हो
कि इस सबथैलेमिक एरिया के अंदर ये रहा मिड ब्रेन का कुछ पार्ट और ये रहा हमारे पास डाइनसेफेलॉन का कुछ पार्ट। तो ये जो मिड ब्रेन का जो पार्ट है, तो गाइस आप लोग बुक में पढ़ोगे कि मिड ब्रेन का टैगमेंटम पार्ट। अब आप ये बोलोगे सर ये मिड ब्रेन का टैगमेंटम पार्ट क्या है? मिड ब्रेन्स यार इस अब मैं इस एपिथैलेमस को हटा सकता हूँ। टैगमेंटम पार्ट। अब आप बोलोगे कि यार ये मिड ब्रेन्स का टैगमेंटम पार्ट क्या है, किस मर्ज की दवा है? तो गाइस याद रखना कि हमारे पास जो मिड ब्रेन जो है वो हमारे पास दो पार्ट में होता है। जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ होती है तो वो दो पार्ट में होती है। एक होती है एंटीरियर, एक होती है पोस्टीरियर। एंटीरियर और पोस्टीरियर। अब जो पोस्टीरियर जो पार्ट है, posterior part of the midbrain is called as the tegmentum of the midbrain. Posterior part of the midbrain is called as the tegmentum of midbrain. तो ये जो tegmentum of midbrain जो होता है ये हमारे पास subthalamic area बनाने में helpful होता है. This tegmentum part of the midbrain is helpful in forming the subthalamic part of the diencephalon. ठीक है, tegmentum part of the midbrain is helpful in forming the subthalamic part of the diencephalon. यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई? posterior part को हम क्या कहते हैं? tegmentum. अब ये टैगमेंटम भी जो है इट्स सेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टैगमेंटम जो होता है ये हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक जिसको हम कहते हैं टेक्टम और दूसरे का भी मुझे नाम आई गेस याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली हमारे पास ये जो टैगमेंटम जो है, टैगमेंटम इट्स सेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक को जिसको हम कहते हैं टेक्टम और दूसरे का भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें जब हम मिड ब्रेन के फिजिकल फीचर्स और इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली टैक्टम और टैगमेंटम का कोई कंफ्यूजन करने का नहीं। Tegmentum posterior part of the midbrain and tectum itself is the part of the tegmentum. Tegmentum is the posterior part of the midbrain and tectum itself is the part of the posterior or tegmentum part of the midbrain. Tegmentum is the posterior part of the midbrain. Tectum itself is the part of the tegmentum. ठीक, अब इसके टैगमेंटम के अंदर हमारे पास सर्टेन न्यूक्लिया होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल निग्रा, एक जिसको हम क्या कहते हैं सब्सटेंशियल निग्रा, जो मैंने बेजल गैंग्लियन के अंदर भी बताया था कि सब्सटेंशियल निग्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ हो जाती है। अब क्यों पार्किंसन डिजीज होती है और ये सब निग्रा का क्या काम है? तो निग्रा याद रखना, निग्रा सेंड्स इनहिबिटरी मैसेज टू बेजल गैंग्लियन। ठीक है, निग्रा क्या करता है? निग्रा हमारे पास इनहिबिटरी मैसेज देता है किसको? बेजल गैंग्लियन को, ताकि बेजल गैंग्लियन जो है वो ओवर एक्साइटेबल काम ना कर सके और ओवर एक्साइटेबिलिटी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ना दे सके, जिसकी वजह से क्या हो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स ओवर एक्साइटेबल मोटर फाइबर्स ना दे सके। ठीक चीज़ समझ में आ रही है कि ये हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास कंट्रोल करता है एक्साइटेबिलिटी को। निग्रा कैसे कंट्रोल करता है एक्साइटेबिलिटी को? कि बेजल गैंग्लियन को अगर इनहिबिटरी इंपल्स नहीं मिलेगी तो बेजल गैंग्लियन क्या करेगा? ओवर एक्साइटेबिलिटी मैसेज भेजेगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स को और सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी करवाएगा, जिसकी वजह से आपकी क्या हो जाएगी? पार्किंसन टाइप की डिजीज हो जाएगी। ठीक, लेकिन निग्रा हमारे पास क्या करता है? सब्सटेंशियल निग्रा दे सेंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। डोपामाइन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, इसके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो डोपामाइन होता है। तो इसी वजह से इसको न्यूरॉन को हम कहते हैं डोपामिनर्जिक, क्योंकि ये न्यूरॉन्स क्या रिलीज कराते हैं? डोपामाइन एज न्यूरोट्रांसमीटर, सो दे आर कॉल्ड एज डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स दे ट्रेवल टू द बेजल गैंग्लियन पे पहुंचते हैं, वहां पे उनको इनहिबिट करते हैं कि तुम ओवर एक्साइटेबिलिटी सेंड नहीं करो एंड दे प्रिवेंट पार्किंसन। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब अगर इसके अंदर मसला हो जाए निग्रा के अंदर तो हमारे पास पार्किंसन हो जाती है। और निग्रा का काम मैंने आपको बता भी दिया। निग्रा का एक और काम होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इन द स्लीप प्रोसेस, जिसको हम लिम्बिक सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? रेड न्यूक्लियस। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सबथैलेमिक एरिया, क्योंकि अब टैगमेंटम पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन एंड द सबथैलेमिक एरिया ऑफ द डाइनसेफेलॉन, दे बोथ फॉर्म द सबथैलेमिक पार्ट ऑफ द डाइनसेफेलॉन। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ जाती है कि भाई टैगमेंटम प्लस जो कि डाइनसेफेलॉन का एरिया है, दोनों सब tegmentum of part of the midbrain and the diencephalonic nuclei both contribute to form the subthalamic
एरिया ऑफ द डाइंसेफेलॉन। ठीक, अब ये जो हमारे पास रेड न्यूक्लियस इट इज प्रेजेंट इन द टैगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन, और इस रेड न्यूक्लियस के बेतहाशा काम है जो कि मैं पहले 1000 दफ़ा बता चुका हूँ। लेट्स रिकॉल इन अ मिनट कि ये हमारे पास क्या करता है रेड न्यूक्लियस, दिस फॉर्म द रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट, और रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट का फोरमोस्ट काम क्या होता है कि अगर आपको कोई सी भी मोटर एक्टिविटी करनी है, लेट्स से आई वांट टू मेक अ फिस्ट, मुझे ये मुट्ठी बनानी है, तो मेरा एक मसल को, हर एक मसल को, लेट्स से मुझे हर एक मसल को 10-10 फाइबर्स को स्टिमुलेट कराना है, हर एक मसल के 10-10 फाइबर्स को मुझे कॉन्ट्रैक्ट कराना है। तो इनिशियली जो होता है, इनिशियली मुझे क्या चाहिए, मुझे इनिशियली स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए, स्ट्रॉन्ग मतलब इंपल्स चाहिए कि मेरे 5 या 7 फाइबर्स जो हैं 10 में से वो इनिशियली क्या हो जाए, एक्साइट हो जाए, ताकि मेरी कॉन्ट्रैक्शन अच्छी हो सके। तो इनिशियल डायनेमिक फास्ट कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास हाईली इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, वो हमारे पास कौन करवाता है, वो करवाता है रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूबिडोस्पाइनल ट्रैक्ट आपके पास फटाफट क्या करेगा, आपके मसल को, अगर मसल के 10 फाइबर को वो इंपल्स रिक्वायर है तो वो 7 को इंपल्स दे देगा ताकि 7 जो है वो एक्टिविटी कर सकें। फिर हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल जो होगा वो हमारे पास एक्शन को टर्मिनेट करवाएगा। एक्शन को टर्मिनेट कैसे कराएगा कि हर मसल फाइबर, हर मसल के जितने मसल फाइबर रह जाएंगे उनको फिर कॉन्ट्रैक्ट करा देगा ताकि हमारे पास पूरी फिस्ट बन सके। वापस रिकॉल करता हूँ कि इनिशियल मुझे कॉन्ट्रैक्शन करानी थी, उसके लिए मैंने क्या कहा, मुझे हर एक मसल के लिए, हर एक फ्लेक्सर के मसल्स के लिए, हर एक फ्लेक्सर के मसल के लिए मुझे उस फ्लेक्सर के मसल्स के अंदर जो मसल फाइबर हैं, लेट्स से कि हर एक फ्लेक्सर मसल है, यहाँ पर भी फ्लेक्सर है, यहाँ पर भी फ्लेक्सर है, यहाँ पर भी फ्लेक्सर है, ईच फ्लेक्सर मसल कंसिस्ट ऑफ 10 मसल फाइबर्स, लेट्स सपोज। ठीक है, तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मुझे 7 मसल फाइबर्स जो है वो एक्टिवेट कराना है हर एक मसल के लिए। तो रूबिडोस्पाइनल क्या करेगा कि जितने भी फ्लेक्सर्स इन्वॉल्व हैं उनके साथ साथ मसल्स को एक्साइट करा देगा, जिससे आपकी फिस्ट जो है वो बनना शुरू हो जाए। अब उसको टर्मिनेट कराने के लिए क्या है कि जो रिमेनिंग मसल फाइबर्स हैं हर एक मसल के अंदर, उसको वो कॉर्टिकोस्पाइनल कॉन्ट्रैक्ट करा देगा और आपकी फिस्ट बन जाएगी और आपका एक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। तो रूबिडोस्पाइनल का तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया। ठीक, उसके बाद ये रूबिडोस्पाइनल रिस्ट मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। उसके बाद रूबिडोस्पाइनल मेडुलरी न्यूक्लिया को एक्टिवेट कराता है, मेडुलरी रेटिकुलर न्यूक्लिया को एक्टिवेट कराता है ताकि हमारे पास एक्सटेंसर्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है वो इनहिबिट हो सके, एक्सटेंसर्स इनहिबिट हो सकें और फ्लेक्सर्स जो है वो इंक्रीज कर सकें अपना काम। ठीक, तो रूबिडोस्पाइनल तो हमें पता है। उसके बाद एक आ जाता है जो न्यू है, वो है सबथैलेमिक न्यूक्लिया। वो क्या है, सबथैलेमिक न्यूक्लिया। अब ये सबथैलेमिक न्यूक्लिया का क्या काम है, बेसिकली इतना ज़्यादा इसका काम लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्लिनिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेजल गैंग्लियन में लिखी हुई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर में इस क्लिनिकल कंडीशन को लिखा होना चाहिए था, और वो क्लिनिकल कंडीशन है हेमीबैलिस्मस। हेमीबैलिस्मस। इस हेमीबैलिस्मस कंडीशन में क्या होता है कि सबथैलेमिक न्यूक्लिया का तो पहले हमें काम पता पड़ना चाहिए कि सबथैलेमिक न्यूक्लिया का काम क्या है। तो गाइस सबथैलेमिक न्यूक्लिया का काम ये होता है कि जो हमारे पास ये कॉर्डेट बेजल गैंग्लियन जो होते हैं, बेजल गैंग्लियन अपना मैसेज इस सबथैलेमिक न्यूक्लिया को देते हैं। अब बेजल गैंग्लियन कौन सी साइड का, अगर लेफ्ट साइड का बेजल गैंग्लियन है तो लेफ्ट साइड के सबथैलेमिक न्यूक्लिया के ऊपर मैसेज आएगा। राइट साइड के सेरिबेलम इसको मैसेज देता है। राइट साइड का सेरिबेलम क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर लेफ्ट साइड का सबथैलेमिक न्यूक्लिया है, लेफ्ट साइड का बेजल गैंग्लिया है, तो हमारे पास मोटर एक्टिविटी कहाँ की कंट्रोल होगी, राइट साइड की। ठीक है, मोटर एक्टिविटी कहाँ की कंट्रोल होगी, राइट साइड की, और सेरिबेलम जिस साइड पे मोटर एक्टिविटी हो रही होती है वो उसी साइड को कंट्रोल करता है। तो राइट साइड ऑफ सेरिबेलम, राइट सेरिबेलम विल कंट्रोल द राइट साइड मूवमेंट्स। तो वो इसीलिए हमारे पास राइट सेरिबेलम जो है वो लेफ्ट सबथैलेमिक न्यूक्लिया को मैसेज देगा ताकि जो नीचे मोटर एक्टिविटी कंट्रोल होगी वो राइट साइड की हो। ठीक, अब ये बेजल गैंग्लियन सेरिबेलम दोनों क्या करते हैं, इस सबथैलेमिक न्यूक्लिया को मैसेज देते हैं ताकि वो छोटी मोटी जो कोऑर्डिनेशन है उसमें हेल्प करा सके। अब अगर सबथैलेमिक न्यूक्लिया डैमेज होगा तो हमारे पास कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होगी, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी अपोजिट साइड ऑफ द लिम्ब की। लेट्स से कि अगर लेफ्ट साइड का सबथैलेमिक न्यूक्लियर डैमेज है तो राइट साइड की आपकी अपोजिट साइड की मूवमेंट होगी। ठीक है, और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी, अपोजिट साइड की अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। लेट्स से कि अगर आपको उंगलियां, आपको फिस्ट बनानी है तो आपकी फिस्ट जो है वो बनेगी नहीं, आपकी पहले एक यूं हो जाएगी फिर एक यूं यूं, मतलब अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होगी। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास ये एक अदद हमारा जो है वो सबथैलेमस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे एपिथैलेमस को।